इसके पहले वीडियो में मैंने शिक्षण के स्तर के बारे में बताया था। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं: स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और परावर्ती स्तर। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ स्मृति स्तर का शिक्षण। स्मृति स्तर के शिक्षण के बारे में सबसे पहले बिग्गी महोदय की एक परिभाषा को देखते हैं। उन्होंने परिभाषा देते हुए लिखा है कि स्मृति स्तर का शिक्षण अधिगम, सीखना, महत्वपूर्ण सामग्री की स्मृति करता है, इससे अधिक कुछ नहीं। अतः स्पष्ट है कि जिस शिक्षण से स्मृति स्तर का सीखना होता है उस शिक्षण को स्मृति स्तर का शिक्षण कहते हैं। इस स्तर में सीखने वालों को तथ्यों का ज्ञान सीधे कराया जाता है और सीखने वाला इन तथ्यों को सीधे बिना बुद्धि का प्रयोग किए, बिना कोई तर्क किए स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात उन्हें तथ्यों का स्मरण कर लेते हैं। जैसे देश और उनकी राजधानियों के नाम याद करना, नदियों और पहाड़ों के नाम याद करना, कोई कविता कंठस्थ करना। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक ही सब कुछ बताता है, विद्यार्थी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। वे बिना विचार और बिना तर्क के तथ्यों को ग्रहण करते हैं। अतः इसे विचारहीन शिक्षण भी कहते हैं। यह निम्न स्तर का शिक्षण होता है। स्मृति स्तर में शिक्षण की क्रियाएं ऐसे अधिगम की परिस्थितियों का सृजन करती हैं जिसमें विषय वस्तु के तथ्यों को छात्र केवल कंठस्थ ही कर सके। विषय वस्तु जितनी सरल होती है उसे कंठस्थ करना उतना ही आसान होता है, उतने ही अधिक समय तक याद भी रखा जा सकता है। कंठस्थ करने की क्षमता का बुद्धि से सीधा कोई संबंध नहीं होता। निम्न बुद्धि स्तर का मंद बुद्धि बालक भी तथ्यों को कंठस्थ करके अधिक समय तक याद रख सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी याद रख सकता है। स्मृति स्तर के शिक्षण में संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम पर अधिक महत्व दिया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि इसमें कोई महत्व नहीं रखती। स्मृति स्तर के प्रारूप को स्पष्ट करने के लिए स्मृति स्तर के प्रतिमान के प्रारूप का वर्णन निम्नलिखित है। स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान। इस स्तर के प्रतिमान को हर्वाल्ट ने दिया है। स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रतिमान के प्रारूप का वर्णन 4 पक्षों में किया गया है। नंबर 1 उद्देश्य,
दूसरा संरचना, तीसरा सामाजिक प्रणाली और चौथा मूल्यांकन। अब इसको हम एक चार्ट के माध्यम से इस तरह देख लेते हैं। प्रतिमान पक्ष और स्मृति स्तर पर शिक्षण। प्रतिमान पक्ष नंबर 1, उद्देश्य। इसमें छात्रों में निम्नलिखित क्षमताएं विकसित करना। नंबर 1, मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण। दूसरा, तथ्यों का ज्ञान देना। तीसरा, सीखे हुए तथ्यों को याद करना। और चौथा, सीखे हुए तथ्यों का प्रत्यास्मरण तथा पुनः स्मरण करना। अब आते हैं दूसरा, संरचना। स्मृति स्तर के शिक्षण की व्यवस्था को 5 सोपानों में बांटा गया है, जिसे हार्वर्ड की पंचपद प्रणाली भी कहा जाता है। नंबर 1, प्रस्तावना व तैयारी। ब, उद्देश्य कथन। इसमें शिक्षक पाठ्य वस्तु के सार्थक विचारों को अपने चेतन मस्तिष्क में लाता है और छात्रों को उन तथ्यों के लिए अनुभव प्रदान करता है जिससे छात्र उन तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकें। इसके लिए शिक्षक को प्रस्तुतिकरण से पूर्व ही तैयारी करनी होती है। अब आते हैं दूसरा, प्रस्तुतिकरण। इसमें शिक्षक नवीन तथ्यों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करने में यह ध्यान रखा जाता है कि उसका छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित किया जा सके। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें निम्न बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। नंबर 1, शिक्षक के कार्य सुनिश्चित होने चाहिए। दूसरा, शिक्षक को पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करना चाहिए। चौथा, शिक्षक को विशिष्ट पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करना चाहिए। और चौथा, प्रस्तुतिकरण के प्रारूप की 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, सुनिश्चितता। प्रस्तुतिकरण में पाठ्य वस्तु का रूप निश्चित होता है। और दूसरा, पूर्व कथनीयता। प्रस्तुतिकरण द्वारा किस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाएगा, इसका कथन पहले ही कर लिया जाता है। तीसरा, ज्ञान का स्वरूप देखा जा सके। ज्ञान के विशिष्ट रूप का प्रस्तुतिकरण ऐसा हो जिसका अवलोकन हो सके। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, तुलना और संबंध। यदि शिक्षक प्रथम 2 सोपानों का अनुसरण भली प्रकार कर चुका है, तब छात्र नवीन तथ्यों की समानता की तुलना कर सकते हैं। नए तथा पुराने विचारों में संबद्ध हो सकते हैं, उसके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं और उनमें सम्मिलित तथ्यों का चयन भी कर सकते हैं। चौथा, निष्कर्ष या सामान्यीकरण। इस सोपान के अंतर्गत छात्र 2 या 2 से अधिक तथ्यों में सम्मिलित तत्वों को बताने का
प्रयास कर सकता है और उसके आधार पर कोई सिद्धांत निकाल सकता है जिसको सामान्यीकरण कहते हैं। अब आते हैं प्रयोग या अभ्यास। नवीन सीखे हुए ज्ञान एवं सिद्धांतों का अन्य तथ्यों अथवा समस्याओं के समाधान में प्रयोग होता है। अतः शिक्षक को ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे छात्र सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग कर सके। अब आते हैं तीसरा, सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली में पहला, कक्षा में केवल शिक्षक ही सक्रिय तथा महत्वपूर्ण है। दूसरा, वह छात्रों के सामने पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करता है, छात्रों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तीसरा, छात्रों का इसमें स्थान गौण रहता है। और चौथा, वे शिक्षक को आदर्श मानकर उनका अनुसरण करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक व्यवस्था का विशेष महत्व होता है। छात्र और शिक्षक इसके सदस्य होते हैं। स्मृति स्तर पर शिक्षण अधिक क्रियाशील रहता है। शिक्षक का व्यवहार अधिकारपूर्ण रहता है। शिक्षक का मुख्य कार्य पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना, छात्रों की क्रियाओं को नियंत्रित करना, उनको अभिप्रेरण प्रदान करना। अब आते हैं चौथा, मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन लिखित और मौखिक दोनों होता है। दूसरा, परीक्षा में रटने की क्षमता पर बल दिया जाता है। और तीसरा, पाठ्य वस्तु परीक्षा में वस्तुनिष्ठता में प्रत्यास्मरण तथा अभिज्ञान के पद महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि स्मृति स्तर के शिक्षण का मूल्यांकन मौखिक और लिखित दोनों परीक्षाओं द्वारा किया जाता है। परीक्षा में रटने की क्षमता पर ही अधिक बल दिया जाता है और इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अधिक प्रयोग किया जाता है और यह अधिक उपयोगी नहीं होता है। अब आते हैं स्मृति स्तर शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय या सुझाव। नंबर 1, शिक्षण सामग्री तथ्यपूर्ण और सार्थक होनी चाहिए। शिक्षण के सभी बिंदु एक साथ प्रस्तुत किए जाएं। ज्ञान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही स्मृति स्तर शिक्षण प्रयुक्त करना महत्वपूर्ण होता है और समय पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। स्मृति स्तर शिक्षण के दौरान छात्रों को आवश्यक पुनर्बलन और प्रोत्साहन देना चाहिए। कक्षा में अभ्यास द्वारा प्रत्यास्मरण में वृद्धि की जाए। मूल्यांकन के अंतर्गत प्रश्नों के परिणाम निश्चित होने चाहिए। स्मरण के लिए छात्रों को स्मरण की जाने वाली विषय वस्तु का अर्थबोध भी कराना चाहिए। इस तरह हम कह सकते हैं कि स्मृति स्तर का शिक्षण केवल तथ्यों को रटने तथा ज्ञान उद्देश्यों को प्राप्ति की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु बोध तथा चिंतन के शिक्षण में भी सहायक है तथा उसके लिए आधार भी प्रदान करता है।